आलिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ बच्चों, आज हम बात करने वाले मरकजी अज़मी निज़ाम। अगर आपको याद होगा तो हमने क्या कहा था? हमने कहा जब स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन, जब हमने करा था तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या बोले थे? हमने कहा कि जो अज़मी निज़ाम है, अज़मी निज़ाम मतलब न्यूरल सिस्टम। तो हमने कहा कि ये जो न्यूरल सिस्टम है, इसका बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? न्यूरॉन। कौन है? न्यूरॉन। पहले क्वेश्चन सुनने का फिर लिखने का। एग्जाम में यही गड़बड़ करते हैं, पढ़ते नहीं टिक कर देते, वो गलती नहीं करना है। एक तो बेसिक स्ट्रक्चर कौन है? न्यूरॉन। फिर हमने कहा कि जो अज़मी निज़ाम है, जो न्यूरल सिस्टम है, इसको दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है। एक है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा कौन था? PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वहां पर हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के मामले में ये पढ़े कि उसके बाद दो तरह की न्यूरॉन होती है, रेशे होते हैं, फाइबर होते हैं। याद आ रहा है? एफ्रॉन, एफ्रॉन, याद आ रहा है? तो हमने PNS पढ़े, फिर PNS के बाद न्यूरॉन को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करें। फिर न्यूरॉन काम कैसा करते हैं, कैसा उनके अंदर एक्शन पोटेंशियल होता है, कैसा कंडक्शन होता है, ये कल हम लोगों ने देखा। फिर हमने कहा कि अगर बहुत दूर तक इंपल्स को ले जाना है, बहुत दूर तक इंफॉर्मेशन को ले जाना है, तो दो न्यूरॉन एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो सिनेप्सिस बनेगा। सिनेप्सिस बनेगा तो केमिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। फिर इसी तरह से हमने एक और चीज देखी कि न्यूरॉन मसल से ज्वाइन हो गया, और अगर मसल से ज्वाइन हो गए तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मोटर एंड प्ले। याद आ रहा है ना? ये हो गया ये बेसिक कंसेप्ट। अब उससे थोड़ा ऊपर हट के हम न्यूरल सिस्टम को और पढ़ना चाह रहे हैं। तो न्यूरल सिस्टम में जो दूसरा वाला सिस्टम होता है, वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसको क्या कहा जाता है? मरकजी अज़मी निज़ाम, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नाउ आमतौर पे हम ये कहते हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मरकजी अज़मी निज़ाम है, तो इससे पहले भी उस दिन लास्ट जब हमारा इंट्रोडक्शन चढ़ा था तो मैंने दो बातें बोला था कि ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके दो काम होते हैं। प्रोसेसिंग, है ना, प्रोसेसिंग, और दूसरा मैंने बोला था कंट्रोल। प्रोसेसिंग का मीनिंग मैंने क्या बताया था? प्रोसेसिंग का मीनिंग क्या बताया था? बोला भी था उस दिन मैंने। हाँ, प्रोसेसिंग का मीनिंग क्या बोला था मैंने? फातिमा, अक्सा, फहमी, सना, साजिदा, क्या बताया था मैंने? प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? मैंने कहा था कि जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, ब्रेन उसको रिसीव तो करेगा, न्यूरॉन उसको देगा, बट ब्रेन उसको पहले चेक करेगा इंफॉर्मेशन क्या है। हमारे जैसा अंधाधुंध टिक नहीं कर देगा, अंधाधुंध जवाब नहीं दे देगा, पहले प्रोसेस करेगा, सोचेगा कि क्या हो रहा है, बहुत बहुत कम सेकंड में, बट ये सोचेगा। तो हमारा ब्रेन पहला काम करता है प्रोसेसिंग, यानी सोचने वाला काम करता है। दूसरा वाला कंट्रोल, यानी रेगुलेट करने का काम करता है। तो जब आपके सामने कोई ट्रक आ रही है, तो ट्रक आने की, हॉर्न बजने की इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन पे जाती है, लेकिन वो हॉर्न किस तरह का है? वो हॉर्न सिर्फ टी बोल के बज गया, या बहुत जोर के बज रहा है, बहुत देर से बज रहा है, बहुत एक साथ बहुत बड़ी आवाज में बजा, एक साथ बहुत जोर की आवाज में बजा, इसका मतलब खतरे की घंटी है। बहुत जोर के बज रहा है मतलब आप बाजू हट नहीं रहे, थोड़ा सा बजा इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपको बोल रहा है कि मैं आ रहा हूं, है ना? तो हमारा ब्रेन क्या करता है? तीन आवाजों को प्रोसेस करता है, चेक करता है कि यार ये किस किस्म का साउंड है, उसको बोला जाता है प्रोसेसिंग। और उसके हिसाब से फिर वो क्या करता है? कंट्रोल। समझ में आया? आपके सामने बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ना? तो आप जाते के साथ आपको मालूम है गुलाबी जामुन पूरे बन गए, लेकिन हम वहां जाने के बाद वो जो स्मेल आ रही है, वो स्मेल इनिशियल तलने की है, फाइनल तलने की है, कब की है, ये आप उस स्मेल से समझ जाते कि गुलाबी जामुन बन रहे या गुलाबी जामुन बन गए। आप घर पहुंचे,
स्मेल आ रही है गली में, तो घर के अंदर बिरयानी बनी या पड़ोसी के घर में बिरयानी बनी? समझ में आया? दैट इज प्रोसेसिंग। और उस बेसिस पे कंट्रोल होता है कि किसके घर के दरवाजा बजाने का है। समझ में आया? तो हमारे पास क्या होता है, जो हमारा दिमाग है उसके अंदर जो मरकजी सिस्टम है वो इंफॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, इसलिए इसको प्रोसेसिंग उज़ू कहते हैं। और ये क्या करता है, कमांड एंड कंट्रोल निजाम की तरह काम करता है। कमांड और कंट्रोल का मतलब होता है, कमांड का मतलब क्या होता है, हुक्म देना, और दूसरा क्या होता है, कंट्रोल, कि वो कमांड देगा और कंट्रोल देगा कि आप ट्रक की आवाज सुनेंगे कितना हटेंगे, ट्रक की आवाज सुनेंगे और हटेंगे कितना हटेंगे। आपने स्मेल सुना, आप किसके घर को खटका बजाएंगे, स्मेल तो सुना, घर समझ में आ गया, खटका देंगे। तो ये होता है कंट्रोल एंड कमांड। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो मरकजी अज़मी निजाम होता है, वो दो काम करता है, एक है प्रोसेसिंग और दूसरा है कंट्रोल। इसलिए उसको बोला जाता है कमांड एंड कंट्रोल निजाम या सिस्टम। नाउ ये क्या करता है, ये इख्तियारी हरकत, जिस्म के तवाजुन और अहम इख्तियारी आज़ा के जितने भी अमल हैं उन सब को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये बेसिकली कौन कौन से कामों को बेसिकली कंट्रोल करता है, तो सबसे पहला है वॉलेंट्री। कौन से वाले, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री जो मूवमेंट है हमारे, वॉलेंट्री मूवमेंट कौन से हमारे, वॉलेंट्री मूवमेंट कौन से हमारे, दिल का है ना, दिल का मूवमेंट वॉलेंट्री है ना। आपने बोले धड़को तो धड़कता है, आपने बोले रुक जाओ तो रुक जाता है ना। फिर वॉलेंट्री मतलब आपका हाथ आप कितना ऊपर उठाएंगे, कितना करीब करेंगे, खुद इख्तियारी। ओ मौलाना इख्तियारी, वॉलेंट्री का मतलब क्या है, इख्तियारी। आपके आपके हाथ में, मतलब आपके इरादे में कितना करेंगे, एक गुलाबी जामुन खाएंगे, दो गुलाबी जामुन खाएंगे, तीन गुलाबी, आपके इरादे में, तो इख्तियारी। दूसरा जिस्म के तवाज़ुन, यानी आपका बैलेंस। तो बैलेंस को मेंटेन करने में भी काम कौन करता है, हमारा सेंट्रल नर्वस। इसलिए आप देखो झगड़ा हो गया, किसी को आपने सर पे मार दिए जोर के, गिर जाता। क्यों? क्योंकि ब्रेन के अंदर वाइब्रेशन शुरू होता है, ब्रेन को समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, किधर बैलेंस संभालना है, वो बंदा गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद जब उसका दिमाग सही जगह पे आता तो वो खड़ा होता है ना। हाँ, शराब पीने से भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो गया रहता है, इसीलिए वो बंदे का, मैं तो शराबी है ना, इस तरह से वो घूमता रहता है। फिर अहम इख्तियारी आज़ा के अमल। अब अहम इख्तियारी आज़ा के अंदर कौन से अहम इख्तियारी आज़ा है, मसलन फेफड़े, कल्ब, गुर्दे, और ये तीनों को भी हमने बहुत डिटेल में देखा है ना, याद आ रहा है। फेफड़े का इख्तियारी कंट्रोल किसके हाथ में होता है, ब्रेन के कौन से वाले पार्ट में, याद आ रहा है, वहां बार बार पढ़ते थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, याद आ रहा है ना। गुर्दे के मामले में भी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा प्लस हाइपोथैलामस। कल्ब के मामले में वाह, पैरासिम्पैथेटिक। और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक किसका पार्ट है, कौन से वाले सिस्टम का पार्ट है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। किसका पार्ट है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों किसका पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। याद आ रहा है। तो इस तरह से हमने उस वक्त पढ़ा था कि इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, याद आ रहा है। तो इस तरह से ये खुद इख्तियारी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, हमने जितने अभी तक चैप्टर पढ़े हैं वो सारे चैप्टर इन चैप्टर के साथ बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है। तो आप जब भी उन चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, वहां जब भी आप कंट्रोल वाला मैकेनिज्म, रेगुलेशन वाला मैकेनिज्म, बाकायदगी वाला मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ये पढ़ने के बाद उसको पढ़ो, उसको पढ़ने के बाद इसको पढ़ो, आपका कंसेप्ट बहुत, मैं बोल रहा ना, 100% क्लियर हो जाएगा। आपको ऐसा समझ लीजिए कि ये 5 चैप्टर 16 से लेकर 22 तक कितने हो रहे हैं, 6 चैप्टर्स। ये 6 चैप्टर्स में से कहीं से भी क्वेश्चन आने दो, 6 में से अगर 2-2 भी क्वेश्चन आए तो कितने हो रहे हैं, 12 चौक 48 मार्क हो रहे ना, 48 मार्क आपके डायरेक्टली है, फिर बाकी के मार्क तो और आने वाले हैं। तो 360 मार्क लेना बायो में बहुत आसान है, बट पढ़ने का तरीका हमारे पास हो,
समझ में आ रहा है ना? दूसरा, अब ये और क्या करता है, तो ये हमारे जिस्म का थर्मो रेगुलेशन मेंटेन करता है। थर्मो रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर, तपिश, बॉडी का टेम्परेचर। इसी तरह से भूख और किसको मेंटेन करता है, प्यास। हमारे जिस्म की जो सिरकेडियन रिदम है, कौन सा वाला रिदम है, सिरकेडियन। सिरकेडियन मतलब, सिरकेडियन रिदम मतलब यहां दिया है, देखो उसने आगे लिखा है ना, 24 घंटे, 24 आवर, 24 घंटे जो है हमारे, तो 24 घंटों में हमारे जिस्म के अंदर क्या क्या तब्दीलियां होगी, उनको बोला जाता है सिरकेडियन रिदम। मतलब आप कब उठेंगे, आप वापस कब सोएंगे, आपको भूख कब लगेंगी, इसको बोला जाता है सिरकेडियन रिदम। आप देखिए, आप भले ही रात में 4-5 बजे सो जाओ, लेकिन 7 बजे आपकी आंख खुलेंगी। अगर आप फजर की नमाज को उठने की आदि है, तो फजर के वक्त आपकी आंख खुलेंगी। रात में आप 10 बजे सोने वाले, घर में कितना भी प्रोग्राम रहने दो, कितना भी टेंशन हो, आपको 10 बजे अचानक में नींद आना शुरू हो जाएंगी, आप बेचैन रहेंगे। आप दोपहर में अगर 1 बजे खाने की आदि है, तो 1 बजे ही आपको बराबर भूख लगेगी। तो इसको कहा जाता है सर्केडियन रिदम। इसको बोला जाता है दूसरे अल्फाज में स्लीप एंड वेक अप साइकिल। आप कब सोएंगे, आप कब जागेंगे, उसकी साइकिल है, उसको कहा जाता है सिरकेडियन रिदम। क्या बोला जाता है इसको, सिरकेडियन रिदम। हम आगे चल के बढ़ेंगे कि ये जो सिरकेडियन रिदम है, ये जो सिरकेडियन रिदम है, यानी ये सिरकेडियन जो रवानी है, ये 24 घंटे की जो साइकिल है, इसके लिए इंडोक्राइन हुदूद भी हमारी मदद करता है। तो इंडोक्राइन हुदूद के अमल और इंसानी रवैये को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी हमारा जो ब्रेन है, हम आगे चल के, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इंडोक्राइन हुदूद मतलब जो हार्मोन करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं, हार्मोन को इफराज करते हैं। आगे क्या बताया था माज मौलाना, इंडोक्राइन का डेफिनेशन क्या बताया था? बहुत अच्छी निकल, डक्टिलेस, बहुत अच्छी निकल। याद आ रहा है मैंने कहा था, इंडोक्राइन ग्लैंड मतलब वो गुदूद जिनके पास खून की नालियां नहीं रहती, या उनके पास उनकी खुद की नालियां नहीं रहती, तो वो खून की नालियों की मदद से हार्मोन को एक जगह से भेजते हैं। उसको बोला था एंडोक्राइन ग्लैंड। याद आ रहा है, मैंने ये बात बोला था कि मैंने ये बात 3 मरतबा दोहरा दिया अभी तक, याद रहेगा, आज चौथी मरतबा दोहरा दिया। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब वो गुदूद जो अपना इफराज, अपने हार्मोन को खून की नालियों की मदद से दूर तक भेजते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। क्यों? क्योंकि वो डक्टलेस है, उनके पास खुद के लिए कोई नालियां, कोई रास्ता नहीं है, तो वो दूसरे रास्तों की, दूसरों से मदद लेते, इसलिए उनको बोला जाता है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब वो जिनके पास खुद की नालियां हैं, खुद की डक्ट्स है, खुद की पाइपलाइन है, उनको क्या कहा जाता है, एक्सोक्राइन। तो यहाँ पर ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये और किसको कंट्रोल करता है, इंडोक्राइन। इंडोक्राइन हुदूद के जरिए भी वो हम क्या करता है, इंसानों के रवैये को, इंसानों के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। फिर एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि हमारा ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसी के ऊपर क्या होता है, बसारत, समात, क़ुव्वत गुफ्तार, याददाश्त, ज़हानत, जज्बात और ख्यालात की भी क्या होती रहती है, प्रोसेसिंग। इसलिए हमको बोला जाता है कि हमारे को ना सुनने के मामले में भी है ना, हमको गाने सुनने में, गालियां सुनने में, बकवास बातों में मना किया गया है। देखने में तक आंखें नीचे कर लो, क्यों? क्योंकि ब्रेन का क्या होता है, प्रोसेसिंग। तो ब्रेन में इंफॉर्मेशन, आपके घर में, आपका एक घर है, ये घर में आप क्या डाल रहे हैं, दरवाजों से, खिड़की से, आप घर में कचरा डाल रहे हैं या घर में इस्तेमाल की चीजें डाल रहे हैं? तो आपके घर में अगर आपने कचरा डाला है, तो घर से क्या निकलेगा, बाद में कचरा ही निकलेगा। तो ब्रेन की भी हालत यही है। इसीलिए यहाँ पर ये जो सेंटर है हमारा ब्रेन, इसमें हम क्या दे रहे हैं, आउटपुट डिपेंड करेगा इनपुट पे। अगर आप अच्छी बातें डाल रहे हैं तो अच्छी बातें निकलेंगी, चुगलियां डाल रहे तो चुगलियां निकलेगी, गालियां डाल रहे तो, है ना। ये वैसा नहीं है इधर से आलू दाले निकाले तो उधर से चिप्स निकल रहे हैं,
है, ऐसा नहीं है नाउ। तो यहाँ पर कौन कौन सा सेंटर होता है? बसारत, देखने के लिए, समात सुनने के लिए, कुव्वत गुफ्तार बोलने, कम्युनिकेशन। यहाँ गुफ्तार का कुव्वत गुफ्तार का जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी वो क्या है? कम्युनिकेशन स्किल। आप बात कैसा करेंगे। इसी तरह से याददाश्त यानी मेमोरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जहानत यानी इंटेलिजेंस, आप सोचते कैसा है। फिर इसी तरह से जज्बात और ख्यालात। इसीलिए आप देखो कि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को हैक किया जाता है तो वो यही दो चीजें हैं, जज्बात और ख्यालात। और इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे आजू बाजू सुनाया भी वही जाता है, दिखाया भी वही जाता है। उसकी वजह से हम करते भी वही है जो दिख रहा, जो सुन रहे। समझ रहे ना? आगे, इंसानी दिमाग जो होता है उसकी हिफाजत कौन करता है? खोपड़ी। खोपड़ी मतलब स्कल। स्कल में टोटल बोन कितनी होती है माजमिया? अब भी पड़े पीछे। हाँ, स्कल में कितनी बोन होती है? 4। बहुत भारी। कौन कौन सी? उस दिन तो मैंने सब करेक्शन भी किया था स्कल की बोन्स का। बहुत अच्छे सना, बहुत अच्छे है ना। हमने कहा था कि जो पूरा स्कल है, पूरे स्कल के अंदर 29 है। क्रैनियल 8, फेशियल 14, ईयर 6 और एक हेयॉइड। इस तरह से टोटल नंबर कितने हो गए इसके? 29। तो हमारा ये जो खोपड़ी है, जो स्कल है, इसमें कितने बोन है? 29 बोन। मौलाना याद रखने का, अपना एग्जाम है। नाउ खोपड़ी के अंदर दिमाग जो होता है वो क्रैनियल मेनिंजिस से मलफूफ होता है। नाउ अब ये जो ब्रेन है हमारा, ये जो दिमाग है, ये दिमाग जो खोपड़ी के अंदर है, स्कल के अंदर रखा हुआ है, इसके अतराफ में मेम्ब्रेन होती है। इसके अतराफ में क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। इसके अतराफ में एक हिफाजती कवर होती है। ये जो हिफाजती कवर है उसका नाम क्या रखा हुआ है? क्रैनियल मेनिंजिस। क्या रखा हुआ है? क्रैनियल मेनिंजिस। याद रखना, क्या नाम रखा हुआ है इसका? क्रैनियल मेनिंजिस। नो, अब इस क्रैनियल मेनिंजिस की अगर हम बात करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती से साथ पेन ड्राइव दूसरा लगा दिया, क्योंकि मैंने पूरा मेनिंजिस वगैरह सब के स्ट्रक्चर डिजाइन करके रखे हैं। चलो ठीक है, कल इंशाल्लाह देखते हैं इसको। अभी जैसा चल रहा है चलने देते हैं ना। यहाँ पर हमने क्या कहा? हमने कहा कि ब्रेन है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ब्रेन है, यानी ये जो ब्रेन आपको दिख रहा है, ठीक है, मैं इसको रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ये ब्रेन है। अब इस ब्रेन के अतराफ में क्या होंगी? इस ब्रेन के अतराफ में होंगी कवरिंग। ना अगर इस कवरिंग को अगर हम देखते हैं तो इस कवरिंग के अंदर भी 3 लेयर है। ठीक है, ये जो कवरिंग है इसके अंदर भी 3 लेयर है। एक जो होती है उसको हम कह रहे हैं बाहरी तह। एक जो है वो कौन सी है? बाहरी। दूसरी जो है वो दरमियानी, और तीसरी जो है वो हो गई अंदरूनी। ठीक है, इसका मतलब इस साइड में ब्रेन है और ये बाहर की लेयर है। ठीक है, जो बाहरी लेयर है, इस बाहरी लेयर को कहा जाता है ड्यूरा मैटर। क्या बोलते हैं उसको? ड्यूरा मैटर। जो दरमियानी होती है, जो मुहीन दरमियानी तह है, उसको कहा जाता है अराकिनॉइड मैटर। ये जो दरमियानी है ना, इसको कहा जाता है अराकिनॉइड मैटर। और जो सबसे अंदरूनी होती है इसको कहा जाता है पिया मैटर। क्या कहा जाता है? पिया मैटर। अब अगर आपको एनसीईआरटी ने यहां नहीं दिया कि कौन सी वाली लेयर क्रेनियम के साथ जुड़ी है, कौन सी वाली लेयर ब्रेन के साथ जुड़ी है, लेकिन आप तो समझ सकते हैं ना उनकी पोजीशन की बेसिस पे कि मेनिंजिस को बनाने वाली 3 लेयर है। इसका मतलब सबसे बाहर की किससे जुड़ी होंगी? खोपड़ी के अंदर के हिस्से से, क्रेनियम के अंदर की साइड से। और जो सबसे अंदरूनी होंगी वो कहां जुड़ी होंगी? ब्रेन से। और उन दोनों को जोड़ के रखने का काम कौन कर रहा है? दरमियानी लेयर यानी अराकिनॉइड मैटर। तो मेनिंजिस इसने कवर करके रखा है दिमाग को, ब्रेन को। मेनिंजिस में कितनी लेयर है? 3 लेयर है। कौन कौन सी लेयर है आलिया बाजी? ड्यूरा मैटर, जी बोलो मेरे साथ, ड्यूरा मैटर, अराकिनॉइड मैटर और पिया मैटर। ड्यूरा मैटर किससे जुड़ी हुई है? क्रैनियम, इसका अंदर साइड से। पिया मैटर अंदरूनी किससे जुड़ी हुई है? ब्रेन, दिमाग। और उन दोनों के बीच में कौन है? अराकिनॉइड मैटर। ड्यूरा मैटर, अराकिनॉइड मैटर, पिया मैटर।
अब यहाँ पर उन्होंने कई ये बात मेंशन नहीं किया है कि कौन कहाँ जुड़ा है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि ड्यूरा मैटर अंदर की साइड से क्रेनियम से जुड़ी है, पिया मैटर अंदर की साइड में दिमाग से जुड़ी हुई है, और वो दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का काम अराकीनॉइड मैटर कर रहा है। उधर से मास पे बैठे हुए, इधर से मंसूर पे बैठे हुए, उन दोनों के बीच में कौन बैठे हुए? अहमद पे बैठे। तो अहमद भी कौन हो गए? अराकीनॉइड मैटर। मंसूर कौन हो गया? पिया मैटर। समझ में आया? नो, एक और बात, तुम लोग लाइव एग्जाम्पल को जरा जल्दी समझते हैं ना। अब एक और चीज कि यहां पर जो दिमाग है, उस दिमाग को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। कौन कौन से तीन हिस्से? एक है फोर ब्रेन यानी अगला दिमाग, दूसरा है वस्ती दिमाग यानी मिड ब्रेन, और तीसरा है पिछला दिमाग। अगला दिमाग, वस्ती दिमाग, पिछला दिमाग। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। कौन कौन सा ब्रेन है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अगला दिमाग, वस्ती दिमाग, पिछला दिमाग। अगर ये वस्ती नहीं समझ में आ रहा तो अपने आसानी के लिए इसको आप क्या बोल सकते हैं? दरमियानी दिमाग। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर में क्या कहा जाता है कि ये जो पूरा हिस्सा है इसको बोला जाता है फोर ब्रेन, ये वाला जो हिस्सा है इसको कहा जाता है मिड ब्रेन, और ये वाला जो हिस्सा है इसको कहा जाता है हाइंड ब्रेन, पीछे का दिमाग। ठीक है ना? अब ये कैसा होता है, क्या होता है, हम इसको आगे बात करने वाले। जैसे यहां पर दिया ना, देखिए अगला दिमाग ये वाला पूरा, उसके बाद दिया हुआ है मिड ब्रेन, उसके बाद दिया हुआ है हाइंड, सॉरी ये वस्ती दिमाग, और वस्ती दिमाग के बाद कौन होता है? ये पूरा पिछला दिमाग। तो इस तरह से हमारा पूरा दिमाग का पोर्शन होता है। अब इसमें यहां पर उन्होंने बहुत डिटेल नहीं दी है, बट हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो दिमाग है, अगला दिमाग, अगला दिमाग या उसको क्या करें हम? फोर ब्रेन। माजमी बाहर कोई आने वाला है क्या? हाँ, फिर बहुत देर से देख रहा हूं मैं, तुम्हारा तवज्जो पूरी उधर ही है। नाउ फोर ब्रेन में दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक है सेरिब्रम, एक कौन है? सेरिब्रम, और दूसरा है थैलामस। दूसरा कौन है? थैलामस। और तीसरा जो पार्ट है उसको कहा जाता है हाइपोथैलामस। क्या कहा जाता है? हाइपोथैलामस। ठीक है, कौन कौन सा है? सेरिब्रम, थैलामस, हाइपोथैलामस। अगर आप थोड़ा और जो हमारा स्टेट का बुक है या आपके तेलंगाना का बुक है, आंध्रा का बुक है, इसमें देखेंगे तो उसमें थोड़ा और डिटेल है। उसमें ये जो थैलामस, हाइपोथैलामस है, और इसके साथ एक और पार्ट है इपिथैलामस, और वो तीनों पार्ट मिलके बनाते हैं डायनसेफेलॉन। क्या बनाते हैं? डायनसेफेलॉन। तो एनसीईआरटी ने यहाँ इतना डिटेल में नहीं दिया। एनसीईआरटी ने यह बोला है कि जो अगला दिमाग है, उस अगला दिमाग में एक तो होता है सेरिब्रम। कौन होता है? सेरिब्रम। दूसरा कौन होता है? थैलामस। और तीसरा कौन होता है? हाइपोथैलामस। नाउ ये जो सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम क्या है? हमने कहा कि ये सेरिब्रम क्या है? इंसानों का कौन सा वाला पार्ट है? ये फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। तो सेरिब्रम के मामले में पहली बात याद रखिए, लार्जेस्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। और कौन सा वाला ब्रेन? फोर ब्रेन, है ना? अगले दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा। ठीक है, अगले दिमाग का सबसे बड़ा। अब एक चीज और है कि इसके अंदर क्या होता है, एक गहरा शुगाफ है जो सेरिबरम को तुलुल वलदी तौर पर दो निस हिस्सों में तकसीम करता है। तुलुल वलदी मतलब जी लॉन्जिट्यूडिनल। लॉन्जिट्यूडिनल मतलब 2 मिनट, मैं देखता जरा।
तूलुल बलद का गड़बड़ी कर दिया क्या मैंने? तूलुल बलद का बदल कर दिया क्या? अरे तूलुल बलद बराबर, ठीक है ना। अगर तूलुल बलद बोले तो कैसा? फिर अर्जुल बलद किसको बोलेंगे? ऐसा, ऐसा नीचे से ऊपर, और एक ऐसा जाएगा, वो क्या रहेगा? लॉन्जिट्यूडिनल। लॉन्जिट्यूडिनल के लिए हमेशा बुलाया था लंबाई के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू लेंथ, यहां से यहां तक सीधा ऐसा, समझा? अगर अंदर रहता ऊपर से नीचे ऐसा तो तूलुल अर्जुल, ऐसा रहता तो अर्जुल, लेकिन यहां से यहां है, यानी इस डायरेक्शन में कट है, इस डायरेक्शन में नहीं है, ऐसा है, ठीक है। तो जब हम ये कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि तूलुल बुलंदी तौर पे ये जो सेरिब्रम है उसमें दो निस्फ हिस्से होते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल ये आपका ब्रेन है, तो हम जब ब्रेन लेकर आते हैं तो ब्रेन इस तरह से डिवाइड रहता है, एक ये हिस्सा, इतना भी नहीं दिया, खतरनाक रहता भाई, अच्छा दिखता, थोड़ा खूबसूरत। अपनी ड्राइंग इतनी खतरनाक है। ये एक हिस्सा हो गया और ये दूसरा हिस्सा हो गया, तो ये वाले तौर पे वो क्या होता है? डिवाइड होता है, इसलिए हमको दो हिस्से दिखते हैं ब्रेन के, तो हम उसको कहते हैं तूलुल बुलंदी तौर पर वो क्या होता है? डिवाइड होता है। तो ये एक निस्फ हिस्सा, ये दूसरा निस्फ, और ये हो गया मुकम्मल। तो मुकम्मल हिस्से को दो हिस्सों में डिवाइड किया होता है, जो कि अर्जुल बुलंद होती है। इसीलिए हम कहते हैं, एक को कहते हैं बायां और दूसरे को कहते हैं दायां। तो एक को कहते हैं हम लेफ्ट सेरिब्रम, दूसरे को बोलेंगे राइट सेरिब्रम। इसमें से राइट और लेफ्ट कौन सा हो गया? दायां और बायां कौन हो गया? ये कौन है? हाँ, अब मेरे को पहले ये बताओ, मैंने इससे पहले भी बोला था कि हम दाया और बाया जब कहते हैं तो हमारी पोजीशन के हिसाब से बोलते हैं या स्ट्रक्चर के हिसाब, पोजीशन के हिसाब से? हाँ, तो अभी ये डायरेक्शन में है वो या इस डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन में। तो अब राइट इधर है और लेफ्ट है इधर, तो अब ये कौन हो गया? दाया, क्या बाया? राइट कौन है? दाया, और ये कौन है? तो इस हिसाब से ये कौन हो गया? बाया, और ये कौन हो गया? ना मैं इसको इतना मैं इसको इस तरह से क्यों समझा रहा हूं, उसका रीजन ये है, जैसा हमने कहा कि हमारा हार्ट है, हार्ट को अगर बाहर निकालेंगे तो पोजीशन इस साइड में क्या आना चाहिए? राइट। इधर क्या आना चाहिए? लेफ्ट। समझ में आ रहा है? तो जब भी हम हमारे जिस्म के आज़ा की बात करते हैं तो हम उसको कंसिडर ये कर रहे होते हैं कि हम उसको सामने से देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? हम उसको कहां से देख रहे हैं? फ्रंट साइड से देख रहे हैं, सामने की साइड से देख रहे हैं। बाकी ग्राफ वगैरह में आप राइट इसको बोल दीजिए, उस साइड को राइट बोल दीजिए, इसको लेफ्ट बोल दीजिए, चलेगा। बट इंसानी जिस्म की जब आप बात करेंगे तो ये साइड उसकी रहेंगी राइट और ये रहेंगी लेफ्ट। यानी आपका क्या हो गया? ये पूरा अपोजिट, आपके राइट का ये इधर हो गया, आपके लेफ्ट का ये। तो याद रखना इसको हमेशा कि जब भी हम ऑर्गन की बात करेंगे, ठीक है ना। पहली चीज, दाया बाया होता है तो उनको क्या कहा जाता है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। नाउ ये जो निस्कुर्रे होते हैं ये एक अजबी रेशे की मदद से, जिसका नाम है कार्पस कैलोसम, के जरिए बाहम जुड़े होते हैं। यानी ये दोनों भी जो हिस्से हैं इन दोनों को जोड़ के रखने का काम कौन करता है? इनको जोड़ के रखने का काम करता है कार्पस, कौन है? कैलोसम। कौन करता है ये काम? कॉर्पस कैलोसम। तो इस तरह से हमारा जो दो ब्रेन के पार्ट है वो एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। और किसकी मदद से जुड़े होते हैं? ये जुड़े हुए थे अजबी रेशे की मदद से। अजबी रेशे का मतलब यहां पर क्या है? न्यूरल फाइबर। किसकी मदद से जुड़े होते हैं? न्यूरल फाइबर की मदद से वो क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। नाउ सेरिब्रल जो होता है उसके निस्कुर्रे को ऊपरी खलियों की जो तह है उसका एक गिलाफ होता है जिसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। नाउ अब एक और कंसेप्ट है यहां,
हमने क्या बोला, हमने कहा कि हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर अगला ब्रेन, दरमियानी ब्रेन, पिछला ब्रेन। अगले ब्रेन में हमने कहा कि 3 पार्ट है, सेरिब्रम, थैलामस, हाइपोथैलामस। फिर सेरिब्रम भी है, सेरिब्रम को भी 2 निष्कुर्रों में डिवाइड किया हुआ है, दाया बाया। फिर अब ये दाया बाया में भी 2 बड़े पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल अब आप एक हाफ कुर्रे की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप सिर्फ एक हाफ कुर्रे की बात कर रहे हैं, तो इस हाफ कुर्रे के अंदर भी आप ये कह रहे हैं कि 2 हिस्से, जो ऊपर की तह है उसको कहा जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं उसको, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और जो उसका अंदरूनी हिस्सा होता है उसको बोला जाता है सेरिब्रल मेड्यूला। क्या बोला जाता है इसको, सेरिब्रल मेड्यूला। तो यहां याद रखना है कि सेरिब्रल के जो निस्फ कुर्रे हैं, यानी सेरिब्रल जो हेमोस्फीयर है, उसके ऊपरी खलियों की जो तह है उसका एक गिलाफ है जिसको क्या बोला जाता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसमें नुमाया हमको क्या देखने को मिलती है, तह देखने को मिलती है, परतें देखने को मिलती है। यानी इसका अगर डायग्राम अगर आपको देखना है तो इस तरह से वो दिखाई देता है। ये वाला आप देखिए, ये ऊपर का ब्रेन का पार्ट है पूरा, ये है कॉर्टेक्स, और इस कॉर्टेक्स के अंदर आपको क्या देखने को मिल रही है, परतें, लेयर। यानी ऐसा समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा कपड़ा है, आपने उसको फोल्ड कर दी, तो फोल्ड करने की वजह से उसके अंदर इस तरह से आपको क्या देखने को मिल रही है, फोल्डिंग्स देखने को मिल रही है, लेयर्स देखने को मिल रही है, परतें देखने को मिल रही है। तो आपने भेजा देखा होगा ना, ब्रेन, ब्रेन को देखे होंगे तो उसके अंदर क्या देखने को मिलती है, फोल्डिंग्स देखने को मिलती है, बहुत सारे क्या देखने को मिलती है, टर्न्स देखने को मिलते हैं, पेज है ना। ऐसा लगता है कि किसी एक चीज थी, आपने उसके साथ दबा दी और रख दिया है, तो उसकी वजह से उसके अंदर ऐसी बहुत सारी क्या आ जाती है, फोल्डिंग्स आ जाती है। ये जो फोल्डिंग्स आई है ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है ये, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। नाउ फिर अब ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर होता है सुरमई रंग, और इस सुरमई रंग की वजह से इसको बोला जाता है ग्रे मैटर। क्या बोला जाता है, ग्रे मैटर। नाउ अब एक और नया कंसेप्ट है, क्या कि जो ब्रेन है और ब्रेन का जो ऊपरी हिस्सा है, जो हमको ग्रे मैटर दिख रहा है, ग्रे कलर का दिख रहा है, सुरमई कलर का दिख रहा है। सुरमई कलर समझते हैं ना, जो सुरमा लगाते हैं अपन, तो सुरमा जो लगाते हैं अपन, अगर उसको थोड़ा सा फैला देंगे तो एकदम लाइट कलर में दिखाई देगा, वो है सुरमई। नहीं तो अगर आप एक जगह देखेंगे तो वो ब्लैक दिखता है ना। तो जब सुरमई कलर होता है तो हमारा जो दिमाग का वो हिस्सा है वो सुरमई कलर का दिखता है। क्यों सुरमई कलर का दिखता है, क्योंकि ये जो रंग होता है, ये रंग अजबियों के खलवी अजसाम के इर्तिकास की वजह से पैदा होता है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं हम, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में न्यूरॉन का कौन सा पोर्शन आता है, न्यूरॉन का सिर्फ कौन सा वाला पोर्शन आता है, सेल बॉडी। सिर्फ कौन सा वाला पोर्शन आ जाता है, खलवी अजसाम। आपको याद आ रहा है, हमने कहा था कि ये न्यूरॉन का सेल बॉडी है, ये न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है, ये न्यूरॉन का एक्सॉन है। याद आ रहा है। तो जब हमारा ब्रेन बनता है तो ब्रेन नथिंग बट दी बंच ऑफ न्यूरॉन, लेकिन कॉर्टेक्स में न्यूरॉन का कौन सा पोर्शन आएगा, सेल बॉडी। इसका मतलब डेंड्राइट्स और एक्सॉन, ये दो क्या काम करेंगे, डेंड्राइट इंफॉर्मेशन लेने वाली है। तो एक न्यूरॉन ऐसी है जो कान के पास जाके अटैच है, एक न्यूरॉन ऐसी है जो आंख के पास अटैच है, एक न्यूरॉन ऐसी है जो हमारी टंग के पास अटैच है। तो वो डेंड्राइट वहां से इंफॉर्मेशन लेगी, कहां लाके देगी, सेल बॉडी, और सेल बॉडी से वो कहां आएंगी, एक्सॉन। समझ में आ रही है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, जो ब्रेन है, इस ब्रेन में जो ग्रे कलर दिखाई दे रहा है, वो ग्रे कलर किसकी वजह से दिखाई दे रहा है, सेल बॉडी। किसकी वजह से दिखाई दे रहा है, सेल बॉडी। इसका मतलब यह है कि ब्रेन का जो कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, उस सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मेनली बनाने का काम न्यूरॉन के कौन से वाले हिस्से कर रहे हैं, सेल बॉडी। इसीलिए इसका काम क्या है, इसका काम है इंफॉर्मेशन को
प्रोसेस करना, इंफॉर्मेशन जो भी आएगी उसको चेक करना कि इंफॉर्मेशन क्या है और उसके हिसाब से फिर क्या देना, कमांड, हुक्म देना, और उस हुक्म को क्या करना, फिर तहफ़्फ़ुज़ करना, कंट्रोल करना, उसको बाकायदगी को मेंटेन करना। इसलिए हमने कहा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो अहम काम है क्या है, कमांड एंड कंट्रोल, प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। समझ में आया? तो यह बेसिक कंसेप्ट याद रखिए कि हमारे पास जो ब्रेन है, उस ब्रेन का जो बेसिक यूनिट है, जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें तीन चीजें हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन। तो जो सेल बॉडी है वो सारी सेल बॉडी मिलके ब्रेन को कलर देती है। कौन सा कलर देती है? ग्रे कलर। इसलिए उस हिस्से को बोला जाता है ग्रे मैटर। क्या बोला जाता है? ग्रे मैटर। नाउ अब ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये हमारे बॉडी में हरकी खित्ते यानी मोटार एरिया, हिस्सी खित्ते यानी सेंसरी एरिया, और ऐसे बड़े खित्ते होते हैं जो ना तो साफ तौर पर हरकी है ना ही हिस्सी अमल वाले। यानी ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, अब इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भी तीन काम हो रहे हैं। एक काम कौन सा होने वाला है? जो कि मोटार एरिया है। दूसरा काम कौन सा होने वाला है? सेंसरी एरिया का होने वाला है। और तीसरा ऐसा है जिसका फंक्शन हमको अभी तक नहीं मालूम, ना तो मोटर है ना सेंसरी है, नाइदर मोटर नॉर सेंसरी। क्या मतलब है इसका? क्या बात समझ में आई? ब्रेन का जो पोर्शन है जिसको हम कह रहे हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो ये तीन काम कर रहा है। तीन में से इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स का एक हिस्सा वो है जो मोटार फंक्शन करता है, दूसरा वो हिस्सा है जो सेंसरी काम करता है, तीसरा हिस्सा ऐसा है जो ना तो मोटार है ना सेंसरी। इसका मतलब क्या है? सेरिब्रम के पास जब भी इंफॉर्मेशन आ रही, फॉर एग्जांपल एक इंफॉर्मेशन है कि आपके पास गुलाबी जामुन आए, यानी आपको क्या आई? स्मेल। आपने उसको देखे भी और किसी ने जोर से आवाज भी लगा दिया कि मंसूर मियां गुलाबी जामुन खाओ। तब सेंसरी फंक्शन रन होंगे, एक कान लेकर आएगा, आंख लेकर आएंगी, नाक लेकर आएंगी। ये तीनों भी इंफॉर्मेशन कहां जाने वाली है? सेंसरी एरिया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और जब वो सेंस करेगा कि अच्छा उन्होंने बोला खाने के लिए भी स्मेल भी आ रही, तो सलाइवा सिगरेट होना शुरू हो गया, और अब दिखाई भी दे रहे अच्छे हैं, तो अब आपके अंदर क्या स्टार्ट हो गया? मोटार एरिया। यानी अब आप क्या करेंगे? हरकत में बरकत, तब आप हरकत करने लग जाएंगे। इसका मतलब हमारे जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसमें एक एरिया वो है जो कमांड देगा, एक एरिया वो है जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। लेकिन अभी भी एक एरिया ऐसा है जिसके मामले में ना तो वो कंप्लीटली मोटार है ना कंप्लीटली, फिर वो करता क्या होगा? वो कुछ तो काम करता होगा। तो इस तरह से हम ये करें कि हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर सेरिब्रम है, सेरिब्रम के अंदर दो हाफ है, दो हाफ का सबसे बाहर का हिस्सा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर भी तीन हिस्से हैं, मोटार, सेंसरी, नाइदर मोटार नॉर सेंसरी। ठीक है ना? अब एक और चीज कि हमारा जो जिस्म है, ये खित्ते एसोसिएशन खित्ते कहलाते हैं। ये जो हिस्सा है कौन सा वाला? नाइदर मोटार नाइदर सेंसरी। ये जो है ये क्या कहलाता है? एसोसिएट। मैंने एसोसिएशन मतलब किसका एसोसिएशन करेंगे? एसोसिएशन मतलब इज्तिमा, जमात, जोड़ना, एक दूसरे को मिलाना, उसको बोलते हैं एसोसिएशन। यानी ये मोटार को सेंसरी को, तो इधर से आया सेंसरी, इधर से जाएगा मोटार, तो उन दोनों को जोड़ने का काम, इसलिए उसको क्या कहता है? एसोसिएशन। दूसरा कि इंफॉर्मेशन आंख से भी आ रही है, कान से भी आ रही है, नाक से भी आ रही है। एक गाड़ी अगर तीन जगह से और एक ही रास्ते में चलने वाली हो तो उनके दरमियान क्या होगा? एक्सीडेंट। लेकिन हमारे ब्रेन में ऐसा नहीं होता, तो उनको उनके प्रॉपर वे में लेके जाने का काम ये कौन करता है?
एसोसिएशन एरिया, यानी नोज के थ्रू आने वाला उस सेंसरी न्यूरॉन से उसको सही मोटर पे लेकर जाना है, ये काम कौन करेगा? एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया मतलब वो एरिया जो क्या करेगा? सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट करेगा, उनको उनकी सही सिमत बताएगा, ठीक है? इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ उलझने नहीं देगा, उसको बोला जाता है एसोसिएशन। हाँ, मतलब ये एक तरह का जंक्शन बनता है, बट ये जंक्शन डायरेक्ट करेगा कि कौन सी ट्रेन कौन सी ट्रैक पे जाएंगी, कर ली जाते हो, ठीक है? नाउ अब एक और बात है क्या कि इसको एक और लफ्ज दिया हुआ है, दैट इज बैनुल हवासी एसोसिएशन। याददाश्त और तरसील जैसे पेचीदा अमलों को यह अंजाम देता है। एक तो ये एसोसिएशन एरिया है, फिर ये एसोसिएशन एरिया पहला काम क्या करता है? बैनुल हवासी एसोसिएशन, जो अभी मैंने बोला। बैनुल हवासी मतलब अलग अलग हवास के दरमियान मेल जोल, है ना? अभी जो बोला मैंने, आंख से आ रही है, नाक से आ रही है, जबान से आ रही है, वो उनके बीच में, उनके माँ बहन, माँ बहन नहीं, माँ बहन मतलब उनके दरमियान में। क्या मंसूर है, ऐसा मत कर रहे यार। हाँ, इंटर सेंसरी, क्या इंटर सेंसर है ना? इंटर सेंसरी यानी अलग अलग सेंसरी न्यूरॉन के बीच में। दूसरा क्या है? याददाश्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। कौन सा है? याददाश्त यानी मेमोरी। और तरसील मतलब, हाँ, तरसील मतलब इंग्लिश में क्या दिया? कम्युनिकेशन दिया ना। हाँ, तो तीन बड़े काम है। एक है कम्युनिकेशन, यानी अभी आप देखो, बात को समझो कि ये जो एसोसिएशन एरिया ये कैसा काम करता है। ये बैन हवासी एसोसिएशन है ना, इंटरसेलुलर, ठीक है। दूसरा है मेमोरी, तीसरा है कम्युनिकेशन। ये तीनों भी काम ऐसे हैं कि अगर किसी पर्सन को अगर ये काम अंजाम देना है तो उसको बहुत ज्यादा सोच समझ के बोलना पड़ता है ना? अगर आपके सामने गुलाबी जामुन रखे हुए हैं, रसगुल्ला भी रखा हुआ है और ढोकला भी रखा है, अब आपको बात करना भी है, खाना भी है, सुनना भी है, तब आप क्या करते हैं? आप बहुत समझदारी से एक एक चीज लेंगे, है ना? उस वक्त आप बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। सेम मेमोरी की केस में भी क्या होता है? अभी नीट की तैयारी करना है, सुफियान को अगर ये सारी चीजें मेमोराइज करना है तो क्या करना पड़ेगा? पूरा कॉन्सेंट्रेटेड, ना इधर वालों को सुनना है ना इधर वालों को कुछ बोलना है, तो ये दोनों को स्टॉप करके रखना है। बैनुल हवासी एसोसिएशन के बीच में कोई भी बैन नहीं होना चाहिए, उनको रोकेगा बट उनको कोऑर्डिनेट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो जो मेमोराइज कर रहा है दैट टाइम वो बाजू में क्या हो रहा है उसको नहीं सुन रहा है, वो सुनता है लेकिन उसको वो अवॉइड करता है। बाजू में टीवी बज रही है, गाना बज रहा है, दोस्त आके बैठा हुआ है, कुछ तो भी हो गया, फिर भी हमारा दिमाग उधर नहीं ले जाते हम, इतना हमारा। तीसरा कम्युनिकेशन, जब हम बात करते हैं, जब मैं बोल रहा हूं आपके सामने तो मैं यहाँ कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ भी बोल रहा हूँ क्या? माँ बहन ऐसे कुछ बोल रहा हूँ क्या? है ना, माँ बहन, है ना? तो क्या होता है कि जब ये एरिया हमारा काम करता है कि हम बहुत सोच समझ के बोलने वाले हैं, बहुत सोच समझ के किसी काम को करने वाले, उस वक्त एसोसिएशन एरिया हमारे सारे हवास से आने वाली इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है, जोड़ता है, उनके बीच में रब्त कायम करता है, एसोसिएशन बनाता है, सिस्टमेटिक काम करवाता है। इसलिए हमारे पास क्या है? एक है मोटर एरिया, आप हरकत करने लग जाएंगे, सेंसरी एरिया आप इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे, और उनके बीच में एक एरिया है जो ये दोनों इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे डिसाइड करेगा कि करना क्या है। समझ में आया? इसका मतलब हमारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये ब्रेन का ही है। अगर हम मेमोराइज करना चाहें तो हम किसी भी चीज को मेमोराइज कर सकते हैं, हम ये शिकायत कर ही नहीं सकते कि यार हमको बहुत सारी बातें याद नहीं होती। असल में हम हमारे दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करते। तो अल्लाह ताला ने हमारे हर एक के दिमाग में ये एरिया रखा है, लेकिन उस एरिया का इस्तेमाल हम कैसा कर रहे हैं? अगर हम हमारे दिमाग के अंदर कचरा डाल रहे हैं,
अगर हम गाने सुनते हैं या हम बकवास बातें लोगों से करते रहते हैं, हम व्हाट्सएप में लगे हुए, हम फेसबुक में लगे हुए एटसेट्रा, तो फिर हमारा दिमाग उस तरफ ज्यादा जाएगा या अच्छाई की तरफ ज्यादा जाएगा? उस तरफ जाएगा। नतीजे में हमारा मेमोराइजेशन नहीं होता है ना। इसीलिए अल्लामा शिबली नहीं भूल रहा हूं मैं, बहुत अच्छा वाकया है, मुबारक कापली ने अपनी किताब में उसको रेफरेंस दिया है। उनका शागिर्द आया, उसने कहा कि मेरे को मेमोराइज नहीं होती, कोई चीज मेरे को याद नहीं रहती। तो उन्होंने कहा कि ये जो इल्म है, ये इल्म अल्लाह ताला का इल्म है, ये किसी गुनाहगार के दिल में नहीं है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग बहुत ब्रॉड है। आप टाइम, हाँ, शाफी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, इसका मतलब क्या है? गुनाहगार, गुनाहगार का मतलब ये कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम बकवास ही रहे। और आज के दौर में सबसे ज्यादा ये चीज है। और मोबाइल तो हमारे जेब में, हमारे उस जेब में हमारे मुफ्ती साहब बच्चे हुए माशाल्लाह, उससे तो मोबाइल नहीं है, अभी आया नया नया उनके पास, है ना। तो सिर्फ बताना ये है कि अगर हमारे पास मेमोरी का कोई प्रॉब्लम है, किसी को ऐसा लगता है कि उसकी याददाश्त बहुत कमजोर है, तो उसने अपने आजू बाजू से 3-4 महीने के लिए व्हाट्सएप को गुल कर देना, फेसबुक को उड़ा देना, और बाकी के जो दोस्ता विस्ता है, जो ऐसे दोस्त है जिनका अभी नीट से कोई लेना देना नहीं है, उन दोस्तों को दूर कर दो और नए दोस्त बनाओ जिनका नीट से कुछ तो भी लेना देना है। समझा? तो क्या होगा, सुनने को भी नीट आएगा, देखने को भी नीट आएगा, खाने में तो नीट नहीं आता। ठीक है ना। ये इस तरह को गैर शफाफ, सफेद, जाहिरी शक्ल देते हैं, लिहाजा ये व्हाइट मैटर कहलाते हैं ना। अब एक और कि ये जो एसोसिएशन हो रहा है या जो न्यूरॉन्स है, तो हमने कहा कि वहां पर क्या होंगे, वहां पर तो हो गए सेल बॉडी। अब पीछे कौन सा हिस्सा बचा? एक्सॉन। और एक्सॉन के ऊपर मैंने इससे पहले भी बोला कि एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट है या नहीं है, इस बुनियाद पे उसको 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। तो ब्रेन में कौन सा वाला एक्सॉन होता है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड? हाँ, माइलिनेटेड होगा। और क्यों होगा? क्योंकि इंफॉर्मेशन को फास्ट लेकर जाना है। और अगर माइलिनेटेड होगा तो इसका मतलब शीट होगी, और शीट है तो फैटी एसिड से बनी, और फैटी एसिड से बनी इसका मतलब उसका कलर क्या है? व्हाइट। इसलिए वो जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है? व्हाइट मैटर। तो ग्रे मैटर किसकी वजह से है? सेल बॉडी। और एक्सॉन की वजह से व्हाइट मैटर, इसलिए उसको बोला जाता है व्हाइट मैटर। तो एक हिस्सा होता है ग्रे मैटर, दूसरा हिस्सा होता है व्हाइट मैटर। नाउ सेरिब्रम एक साख को चारों तरफ से घेरे रहता है, जिसको क्या कहा जाता है? थैलामस। नाउ अब ये एक, हम सेरिब्रम पर खत्म हो गए, सेरिब्रम के बाद अब कौन सा वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है? थैलामस। नाउ ये हमारा जो सेरिब्रम है, इस सेरिब्रम के नीचे यहां पर एक हिस्सा होता है, उस हिस्से को कहा जाता है थैलामस। क्या कहा जाता है इसको? थैलामस। ये थैलामस हमारे ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसके बाद दूसरा वाला पार्ट है जिसको कहते हैं हाइपोथैलामस। ये थैलामस बेसिकली क्या करता है, ये हिस्सी और हरकी इशारों को क्या करता है? रक्त दही का मरकज है। यानी एक तो ये है कि सेंटर कौन है? सेरिब्रम। सेरिब्रम तक क्या करना है? इंफॉर्मेशन को लेकर जाना है। तो सेरिब्रम के पास जब इंफॉर्मेशन जाएगी तो सेंसरी जाएंगी, मोटार आएगी। तो सेंसरी और मोटार को ऊपर भेजना है, तो वो पहले किसके पास जाएंगी? थैलामस। और थैलामस उसको किसको देगा फिर? सेरिब्रम। बात समझ में आ रही है? आपका ऑफिस है, अक्षर एकेडमी है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर बहुत बड़ा हो गया, किसी को मेरे से मिलना है तो मैंने बाहर किसी पीएन को बिठा के रखा है कि भाई मैं, कोई भी आ रहा है तो उसको आने दो, बट उसको बताओ कि कहाँ जाना है। अब उसको मेरे पास आना है तो बोलेगा कि हाँ वहां जाओ, उसको कामरान भाई के पास जाना है तो बोलेगा कामरान भाई के पास। तो किस जगह उसको जाना है, कौन से वाले स्पेस में जाना है, कौन सी वाली क्लास में जाना है, तो वैसे ब्रेन के कौन से वाले हिस्से में उसको जाना है, तो ये पहले चेकिंग करेगा। और ये चेकिंग करने की जिम्मेदारी किसकी है? थैलामस। कि वो जो सिग्नल आ रहा है वो हिस्सी है या हर की? अगर हिस्सी है तो कहां भेजेगा? हिस्सी आजा को, यानी ब्रेन का जो हिस्सी आजू है, यानी सेंसरी एरिया।
और अगर मोटार है तो मोटार एरिया से। तो हिस्सी है या हल्की है, उनके बीच में क्या करना है, रब्त कायम करना, उनको जोड़ना है। ये काम कौन करेगा, थैलामस। ना उसके बाद थैलामस के ठीक नीचे दिमाग का एक और अहम हिस्सा होता है जिसको क्या कहा जाता है, हाइपोथैलामस। यार असल में आज आवाज साथ नहीं दे रही है इसलिए बहुत कम बोलना पड़ रहा है। तीसरा हिस्सा कौन हो गया अब इसका, हाइपोथैलामस। कौन है, हाइपोथैलामस। तो सेरिब्रम, सेरिब्रम के नीचे थैलामस, थैलामस के नीचे कौन है, हाइपोथैलामस। और हाइपोथैलामस हमने कहां पढ़े, कहाँ कहाँ पढ़े, पहले ये बोलो कहाँ पढ़े, किसके मामले में पढ़े, हार्ट के मामले में पढ़े, लंग्स के मामले में पढ़े, डाइजेशन के मामले में पढ़े। हाँ देखो अक्सर सही जवाब दे, किडनी के मामले में पढ़े, किडनी के मामले में हमने हाइपोथैलेमस पढ़े। हमने कहा कि किडनी को कंट्रोल करने वाले 3 रीजन है, हाइपोथैलेमस, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपैरेटस और हार्ट, दिल, अलियाबाजी, नींद आ रही क्या, और कौन है, हार्ट। आज है ना? याद आ रहा है, ये तीनों पढ़े थे ना, और मुफ्ती साहब याद आ रहा कि नहीं, क्या याद आया, हाँ तो हाँ हमने हाइपोथैलेमस पढ़े थे, ठीक है। तो कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। नाउ हाइपोथैलेमस को हम कल देखेंगे, कल पूरा डिटेल में और बाकी की चीजें देखेंगे। बट अभी आपने क्या करना है, ये बहुत बेसिक चीजें और इनको मेमोराइज करना बोले तो बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए घर जाइए, इनको अच्छे से लिख कर याद करिए, इनके नोट्स बनाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।